हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स से सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट को। और आज हम जानेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। वो क्या सारे फीचर्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं जिससे इंडिया एक फेडरल कंट्री बनता है। तो देखिए, हमने फेडरलिज्म के बारे में जाना था, 7 फीचर्स हमने जाने थे फेडरलिज्म के। और लास्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एक एग्जाम्पल को लेकर देखा था कि किस तरह से जो फेडरलिज्म है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और हम इसमें अब जानेंगे इंडिया के बारे में कि किस तरह से इंडिया एक फेडरल कंट्री बनता है। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटीज। तो देखिए, बहुत सारी विभिन्नताएं होती है एक देश में। ऐसा नहीं है कि सभी एक कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, सभी एक लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे श्रीलंका है, बेल्जियम में बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो देखिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा इन डाइवर्सिटीज को मैनेज करने के लिए। अब देखिए, व्हाट अबाउट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। अब इंडिया जैसा कंट्री बहुत काफ़ी बड़ा देश है, तो विथ सो मैनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, रीजन्स, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। तो देखिए किस तरह से व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में ये जो पावर शेयरिंग है किस तरह से होगी। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से ही शुरुआत करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, इंडिया हैड emerged as an independent nation after a painful and bloody partition। ये भी सभी जानते हैं कि काफ़ी सारा पेनफुल और ब्लडी मतलब बहुत ज़्यादा खून बहा है, बहुत ज़्यादा दुख लोगों ने सहा है तब जब इंडिया का बंटवारा हुआ था। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो देखिए, ऐसा हुआ कि कुछ जो स्टेट्स थे वो इंडिया का एक पार्ट बन गए, हिस्सा बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज अ वर्ड फेडरेशन। हालांकि फेडरेशन वर्ड को यूज नहीं किया गया। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन इंडियन यूनियन क्या है, किस पर आधारित है, फेडरलिज्म पर आधारित है। अब देखते हैं, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। अभी हमने ऊपर 7 फीचर के बारे में पढ़ा था फेडरलिज्म के। तो देखिए, हम वापस से उन्हीं सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं, देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि इंडिया को भी एक फेडरलिज्म कंट्री कहा जा रहा है। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, हम देख सकते हैं कि वो सारे जो फीचर्स हैं जो हमने पढ़े वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर द टू टीयर्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, हमारे कंट्री में भी 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट है। लेटर अ थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो देखिए, इसमें एक और लेवल ऐड कर दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction। तो देखिए, कोई भी जो कंट्री है जिसमें जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये सारे जो टीयर्स हैं ये देखते हैं और उनके अलग अलग दायरे होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनमें सभी अपने अपने तरीके से वो गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती हैं, नियम लागू करती हैं। दस इट कंटेन 3 लिस्ट। और हम यहाँ 3 लिस्ट से उन्हें जानेंगे कि क्या क्या काम वो करती हैं, किस तरह से नियम कानून बनाती हैं। देखिए, सबसे पहले हम यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन के बारे में हमने पढ़ा, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से दायरे होते हैं उनके, क्या क्या काम वो कर सकते हैं।
तो देखिए यूनियन लिस्ट में क्या है, इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो ये सारे मामले जैसे कि डिफेंस को लेकर या कुछ विदेशी मामले हैं, बैंक, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये सारे जो मामले हैं, ये सारे जो प्रोविज़न हैं, ये सब यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। और ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में इसलिए आते हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो पूरे कंट्री में लागू किए जाते हैं, ऐसी पॉलिसी हैं जो पूरे कंट्री में लागू की जाती हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, यानी कि ये सभी जो मैटर दिए गए हैं इस पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो काम करती है, उसी के अंडर में होते हैं। अब हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो ये सारे जो मैटर हैं किसको लेकर, पुलिस को लेकर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, प्रशासन को लेकर, ट्रेड को लेकर, कॉमर्स को, एग्रीकल्चर और इरिगेशन के जो पूरे मामले हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। द स्टेट गवर्नमेंट, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, तो ये सारी बात बताई गई है, सारे जो मैटर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। अब ये जो है ये हमारा दिया गया है कौन करंट लिस्ट में आता है, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, दोनों ही इंटरफेयर कर सकती है, दोनों ही इस इशू को देख सकती हैं। तो देखिए फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिज है, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, तो ये सारे मैटर जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट। तो देखिए ये सारे जो दिए गए हैं इस लिस्ट में, इसमें हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं, ठीक है। इफ देयर, मतलब एक और प्रोविज़न है यहाँ पर, अगर दोनों में ही कुछ हस्तक्षेप हो जाए, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है उसे यूनियन गवर्नमेंट ना माने, या जो यूनियन गवर्नमेंट कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है उसे स्टेट गवर्नमेंट ना माने, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा। इफ लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, यानी कि दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इस चीज़ को लेकर, द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो देखिए जो कानून यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वही लागू किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट। कुछ ऐसे भी मैटर हैं जो इन तीनों लिस्ट में, यानी कि कॉन्करेंट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ये हमने तीनों पढ़ी, इनके अंडर में नहीं है, तो उनका क्या। तो देखिए और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, दैट कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कंप्यूटर है उसका उस समय पर इतना ज़्यादा चलन नहीं था, ठीक है। तो देखिए जैसे ऐसे कुछ मैटर हैं कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ चीज़ें आई हैं। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी सब्जेक्ट। तो देखिए इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उन पर कौन काम कर सकता है, उन पर कौन लॉ बना सकता है, नियम बना सकता है, तो वो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वी नोटेड अबव द मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय द होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डू नॉट गिव इक्वल पावर, तो हमने होल्डिंग टुगेदर में पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, जो पावर है वो इक्वली नहीं मिलती है किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट को। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कहीं होल्डिंग टुगेदर में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है उसे उन्हें इक्वल पावर नहीं मिल पाती है। Thus, all states in the Indian Union do not have identical power, यानी कि उन्हें सेम पावर नहीं मिल पाती है। Some state enjoy a special status, जबकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्हें स्पेशल पावर दी गई है। स्टेटस सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम enjoy special power under certain provision of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstance। तो देखिए
वहाँ की कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उन्हें स्पेशल पावर दी गई, और ये जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 71 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। These special power are especially enjoyed in relation to the प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, और यहाँ पर कुछ बताया भी गया है, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो स्पेशल पावर है वो किसे लेकर है, जैसे कि लैंड को लेकर है, लैंड राइट को लेकर है, इंडिजिनस पीपल, दियर कल्चर एंड ऑल्सो प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं गवर्नमेंट सर्विस को लेकर हो या लैंड को लेकर हो, उन्हें जो है अलग से कुछ सुविधाएं, कुछ स्टेटस दिया गया है, स्पेशल पावर दी गई है, यानी कि बाहर के जो लोग हैं वहाँ पर जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं अगर वहाँ के वो रहने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हियर, तो देखिए यही बात बताई गई है कि जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं वो वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, घर वहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं। सिमिलर स्पेशल प्रोविज़न एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल, कुछ ऐसा ही प्रोविज़न कुछ और स्टेट्स के बारे में है। देयर आर सम यूनिट ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर, मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही कम पावर दी गई है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी एमर्ज विद एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, तो देखिए कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं, कुछ एरियाज हम कह सकते हैं, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता और उन्हें दूसरे किसी स्टेट में जो एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में हैं, यानी कि अभी जो स्टेट्स हैं उनमें उन्हें सम्मिलित भी नहीं किया जा सकता। तो देखिए दीज आर एरियाज लाइक, यहाँ पर कुछ एरियाज के नाम भी दिए गए हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी, और उन्हें यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट, और ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये टेरिटरीज हैं, इनके पास एक स्टेट की तरह, जो स्टेट के पास जो पावर होती है उस तरह की पावर नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास पावर होती है इन सभी एरियाज को रन करने की। This sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution। देखिए ये जो पावर का पूरा खेल है ये सारा किससे रिलेट है, कॉन्स्टिट्यूशन से। It is not easy to make change to this power sharing arrangement, तो ऐसा नहीं है कि अभी गवर्नमेंट ये कह दे कि नहीं चलो इन्हें मर्ज कर लो, इन्हें ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। The Parliament cannot on its own change this arrangement, पार्लियामेंट इसे अपने आप से बदल नहीं सकती है। Any change to it has to be first passed by both the house, दोनों ही हाउस को, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस को क्या करना होता है, with the least 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी गेन करनी होगी अगर कोई चेंज करना है। ठीक है, then it has to be ratified बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट हैं, सपोज करो 28, 29 स्टेट है, मतलब कहा गया है कि कम से कम आधे स्टेट, जितने भी टोटल स्टेट हैं आधे स्टेट जो है मेजॉरिटी की तरफ होने चाहिए। द जुडिशरी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर, तो देखिए जो जुडिशियरी है, जो जज हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो पूरे प्रोविज़न हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हें लागू करने के लिए, इन्हें प्रोसीजर में लाने के लिए। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन, तो देखिए अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इन सभी प्रोविज़न को लेके, तो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसीजन ले सकता है। The union and state government have power to raise resource by laying tax in order to carry on the government and responsibility assigned to each of them, तो देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें पावर दी गई है कि वो अपने रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
टैक्स लगाकर वो इनकम गेन कर सकते हैं, जिससे कि वो गवर्नमेंट को रन करें, कैरी ऑन कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकें। कि यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैसे वो इंटरफेयर कर सकते हैं, जो जज होते हैं किस जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हाई कोर्ट उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, जो चेंजेस हैं उन्हें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया एक मैटर, पोखरन द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। तो देखिए इंडिया क्या करती है वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। लाइज इन राजस्थान, और ये जगह कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट। तो देखिए अगर राजस्थान की गवर्नमेंट, मान लो कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो अपोज कर रही है, मना कर रही है कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियर टेस्ट है ये ना हो, तो क्या जो गवर्नमेंट है वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं उसकी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने अभी ऊपर क्या बात की थी कि जो डिफेंस का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो वो वहाँ पर उस टेस्ट को कर सकती है। आगे है, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल। सपोज करो अब एजुकेशन की बात है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है सिक्किम की वो क्या कर रही है, एक नई टेक्स्ट बुक लागू कर रही है, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक। इन द केस डज नॉट द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दीज टेक्स्ट बुक कैन बी लॉन्च्ड। तो देखिए क्या ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट को अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से? तो देखिए हमने पढ़ा था कि ये जो एजुकेशन वाला सिस्टम है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो अभी क्या होगा, और हमने कहा था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी बात को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी अनुमति से जो बुक है वो लॉन्च की जाएगी। अब देखिए सपोज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, मान लो कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, have different policies on how their state police should respond to the नक्सलिटीज। तो देखिए अगर मान लें कि जो नक्सलवादी हैं उन पर एक पॉलिसी बनानी है, पुलिस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ये पॉलिसी बननी है, और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के, उन्होंने एक नियम कानून बनाया है। कैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरवेन the pass an order that all the chief minister will have to obey। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो उन्हें ऑर्डर दे कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो क्या इन सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर उनके ओबे को मानेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उनके ओबे को माने। वो अब मतलब ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पुलिस का काम है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से नियम कानून बना सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। किस तरह से जो फेडरलिज्म है वो होता है, यानी कि वो किस तरह से सफल हुआ। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशेंट। तो देखिए हमने पढ़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इफ फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सेड इन इंडिया इन इट इज नॉट मियरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो देखिए इंडिया में जो ये फेडरलिज्म सक्सेस हुआ है इसका केवल यही कारण नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजन दिए गए हैं। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। और ये इस वजह से हुए हैं क्योंकि हमारी कंट्री में जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक है। दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और हमने ऊपर पढ़ा था कि इसे क्या कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिजायर ऑफ लिविंग टुगेदर बिकम शेयर आइडियल्स इन अवर कंट्री। तो देखिए यहाँ पर ये सक्सेस होने का एक और रीज़न है
कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबकी जो डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चर है, ये सारी चीज़ें उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी और हमें इच्छा रखनी होगी कि हम सब एक साथ रहें। ठीक है, लेट अस लुक एट द सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन, और हम यहाँ पर जानेंगे कुछ तरीकों को जिससे ये जो फेडरलिज्म है ये सक्सेस हुआ। तो देखिए, सबसे पहले है लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि भाषा। लिंग्विस्टिक क्या होता है, भाषा होती है। भाषा के आधार पर कुछ स्टेट बनाए गए, मतलब किस तरह से जो फेडरलिज्म है इंडिया में सक्सेस हुआ वो हम जानेंगे। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो देखिए, ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट है ये सबसे मेजर यानी कि मुख्य टेस्ट था पॉलिटिक्स का। जो हमारी कंट्री के लीडर थे उनके सामने ये बड़ी सारी समस्या थी कि लोग जो है अलग अलग भाषा बोलते थे। अब किस तरह से उन्हें डील करना है ये हम देखेंगे। इफ यू लुक एट political map of India when it began its journey as the democracy in 1947 and that of 2019, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे जब जो 1947 में बना और अभी देखेंगे हम 2019 के, तो काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। काफ़ी चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं इंडिया इन 1947, तो देख पा रहे हैं आप कितना यहाँ पर दिया गया है, बहुत कुछ यहाँ पर दी गई हैं चीज़ें, और आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे चेंज आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप डिटेल में इन्हें पढ़ सकते हैं। मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। तो देखिए, बहुत सारे पुराने स्टेट ऐसे थे जो वैनिश कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, और बहुत सारे कुछ नए स्टेट ऐसे हैं जो क्रिएट किए गए। ठीक है, एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज, यानी कि एरिया को बदल दिया गया, बाउंड्रीज को बदल दिया गया, स्टेट के नेम को बदल दिया गया। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। तो देखिए, 1947 में जो बाउंड्रीज थी, बहुत सारी जो बाउंड्रीज थी स्टेट की, इंडिया के स्टेट की, उन्हें चेंज कर दिया गया और नए स्टेट बना दिए गए। दिस वाज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर थे वो चाहते थे कि जो सेम लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं वो सेम एरिया में रहें, एक स्टेट में रहें। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड not on the basis of language but to the region difference base of culture, ethnicity and geography। मतलब लैंग्वेज के ही आधार पर नहीं, कल्चर को लेकर और ज्योग्राफी को लेकर भी ये सारी चीज़ें देखते हुए भी कुछ नए स्टेट्स बनाए गए। दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो देखिए, ये सारे स्टेट जो है ये सारी चीज़ें देखकर बनाए गए। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, तो देखिए, अब जो डिमांड थी वो स्टेट को फॉर्म करने की, स्टेट की फॉर्मेशन करने की, वो लैंग्वेज को लेकर जब उठी, some national leader feared that it would lead the disintegration of the country। तो देखिए, जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्हें डर था कि हो सकता है इससे देश का विभाजन हो, देश की जो यूनिटी है वो खत्म हो जाए। The central government restricted linguistic state for some time। तो देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। But the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united। लेकिन जो एक्सपीरियंस था उसमें देखा गया कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट थे उससे वास्तव में जो कंट्री था ना वो पहले से ज़्यादा यूनाइटेड हुआ। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजी। तो देखिए, इससे जो प्रशासन था उसको हैंडल करना और भी आसान हो गया। अब देखते हैं, हमने एक पॉलिसी को पढ़ लिया है जो भाषा के आधार पर थी। अब देखते हैं अब हम लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये पॉलिसी बनी। द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब थी लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर कि किस तरह से जो भाषा है, किस भाषा को चुना जाए, किसे
हमारी राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखिए हिंदी को क्या माना गया, ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, मतलब जो भी ऑफिस का काम होगा वो हिंदी लैंग्वेज में होगा। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। तो देखिए लेकिन अब मैटर क्या आ जाता है कि 40% लोग ही ऐसे थे भारत में जो हिंदी बोलते थे। अब 60% का क्या, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज या किसी भी क्वेश्चन पेपर को हिंदी भाषा में दिया जाएगा तो दूसरे लोगों का क्या होगा। देयरफॉर देयर आर मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। अब दूसरी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया गया, मतलब हिंदी तो थी, उसके साथ 21 लैंग्वेजेस और थी जिन्हें शेड्यूल में डाला गया, मतलब उसमें उन्हें भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना था। A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these language state to have their own official language। तो देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा काम आई कि लैंग्वेज को ऐसे कर दिया गया कि स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में ही जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, नहीं, जो दूसरी हमारी 21 लैंग्वेजेस हैं उनमें भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाता है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। मतलब स्टेट के हिसाब से जो भी लैंग्वेज है उसे चूज कर सकते हैं। देखिए unlike Sri Lanka, the leader of our country adopted a very caution attitude in spreading of the use of Hindi। मतलब जैसे कि श्रीलंका में हुआ ऐसा नहीं हुआ, जो लीडर थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो केवल हिंदी को स्प्रेड करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप 1965। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1965 में क्या हुआ, जो इंग्लिश था, इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसे ऑफिशियल पर्पस के लिए बंद कर दिया गया। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। देखिए अब कुछ स्टेट ऐसे थे जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो उन्होंने जो है डिमांड की कि इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया जाए। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। तो देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में तो काफ़ी हिंसा भी फैल गई थी इस चीज़ को लेके। दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म ले लिया था इसने। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाई एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज। तो देखिए अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया। मैनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट द सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट। देखिए यहाँ पर कहा गया है प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी रही है कि वो जो है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है, प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी को बढ़ावा देना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी को इम्पोज करें, ठीक है, जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें बाधित करें, उन्हें मजबूर करें कि वो हिंदी बोलें, ऐसा कुछ नहीं है। द फ्लेक्सिबिलिटी shown by Indian political leaders help our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself। तो देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, और जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा काम किया कि जिससे जो श्रीलंका है उनकी तरह की कंडीशन अपनी कंट्री की नहीं हुई, यानी कि उन्होंने इस फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाया, यानी कि हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज को चूज किया जा सकता है। अब देखते हैं
सेंटर स्टेट रिलेशन, अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन को देखेंगे। Restructuring the central state relation is one more way in which federalism had been strengthened in practice। तो देखिए अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच का जो रिलेशन था, ठीक है, उससे जो फेडरलिज्म है उसे करने में, उसको सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा ताकत मिली। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स for sharing power work in reality depend on a large extent on how the ruling parties and leaders follow the arrangement। तो देखिए ये डिपेंड किस पर करता है कि किस तरह से जो रूलिंग पार्टीज हैं और लीडर्स हैं वो किस तरह से ये सारी चीज़ें देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। तो देखिए मतलब ये पहले समय की बात है जब स्टेट में भी वही गवर्नमेंट हुआ करती थी, सेंटर में भी वही गवर्नमेंट हुआ करती थी। दिस मीन्ट दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज दियर राइट एंड ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो देखिए इससे क्या होता था, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी चलाती थी, वो मतलब उन्हें जो अधिकार दिए गए थे वो स्टेट गवर्नमेंट को मानने होते थे क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट सेम होती थी। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर ट्राइड टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। अब ऐसी कंडीशन में जब जो स्टेट की जो गवर्नमेंट थी वो अलग थी, उनकी पार्टी अलग थी, तो ऐसे में क्या करती थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उन्हें अंडरमाइन करने की, उनकी पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती थी। इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिमाइज द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय रिबेल पार्टीज। तो देखिए अब क्या होता था, जो रूलिंग पार्टीज होती थी यानी कि सेंटर में जो पार्टीज होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट को डिमाइज करती थी, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज किया करती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और इससे क्या होने वाला था, जो फेडरलिज्म था वो सक्सेस नहीं होने वाला था। तो देखिए अभी क्या होता है, ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। तो देखिए अब 1990 में यानी कि 1990 में कुछ चेंज देखने के लिए मिलते हैं। दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट ऑफ द कंट्री। अब कंट्री में क्या था, अलग अलग स्टेट थे, तो यहाँ पर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी ना वो उभरनी शुरू हो गई थी। दिस वाज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ इरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट का युग था, यानी कि गठबंधन वाला युग था। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब कई पार्टीज जो है एक साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना लेती हैं। एट द सेंटर, कहाँ पर, सेंटर में। सिंस नो सिंगल पार्टी गोट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन एलियंस with many parties including several regional parties to form a government at the center। तो देखिए जब क्या होता था कि लोकसभा में जब किसी एक पार्टी को, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, तब क्या होता था, बहुत सारी पार्टी जो है एक साथ समझौता करती थी और सेंटर में अपने गवर्नमेंट को बना लेती थी, ठीक है। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, और इससे न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग सामने आता है। एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्हें रेस्पेक्ट मिलने लगती है, उन्हें उनके अधिकार मिलने लगते हैं, क्योंकि वो जो है अपनी एक गवर्नमेंट बना लेते हैं इकट्ठा होकर, तो वो एक सेंटर में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी। दिस ट्रेंड वाज supported by the major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to demise state government in an arbitrary manner। तो देखिए यहाँ पर अब जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, उससे भी उन्हें
बढ़ावा मिल रहा था स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने भी जजमेंट जो उन्हें मिला उनकी तरफ जजमेंट गया। तो इस तरह से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसे वो अब स्टेट गवर्नमेंट को डिमाइज नहीं कर पा रही थी। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे, और इस तरह से आज जो पावर शेयरिंग है वो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव है देन इट वाज द अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी जितनी इफेक्टिव अब है, और ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट पर एक सिकंजा रखा और स्टेट गवर्नमेंट को डिमाइज करने से उसे रोका गया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। आई होप यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए। यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।